हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज जिस टॉपिक को लेकर हम डिस्कस करेंगे वो है प्लांट टिश्यूज। हाँ, बिल्कुल सही, प्लांट टिश्यूज। जैसे ह्यूमन के अंदर, जैसे आपको पता है, लिविंग वर्ल्ड के अंदर प्लांट भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह ट्रीट होता है और एनिमल भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रीट होता है। तो हम एनिमल की कैटेगरी में आते हैं। ह्यूमन जो तो होमोसेपियंस किस में आता है? एनिमल की कैटेगरी में आता है, एनिमल के भाग में आता है। अब जैसे हमारे बॉडी के टिश्यूज होते हैं, ठीक है, अब उस हमारी बॉडी के उत्तवक होते हैं, उसी तरीके से प्लांट के भी उत्तवक होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए काम करते हैं, प्लांट के जो है स्ट्रक्चर को बनाने में काम करते हैं। और उनका जो टाइप है प्लांट के अंदर वो किस तरीके से रहता है वो भी हमें देखना है, और उनका यूज क्या होता है। तो हर एक चीज को हम डिटेल में पढ़ते हुए आगे इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो सबसे पहले अगर हम टिश्यूज की बात करें वो है एपिकल मेरिस्टम। तो एपिकल मेरिस्टम क्या होता है इसको समझिए। देखिए, एपिकल का मतलब होता है, देखो, एपेक्स, एपेक्स से एपिकल है। एपिकल मीन्स जो कोई टॉप पे होता है, टॉप के ऊपर होता है। सो दिस मेरिस्टम इज लोकेटेड एट द टिप्स ऑफ मेन एंड लेटरल शूट्स एंड रूट्स। These cells are responsible for growth in length of stem, branches and roots. तो जो एपिकल मेरिस्टम होता है, यह मेरिस्टम मुख्य और प्रसर्व अंकुरों और जड़ों की शिखाओं पर स्थिर होता है। यानी अगर आप मान लो जैसे ये कोई रूट है तो उसके टॉप पे ये कोई टहनी है ना, स्टेम है, इसके टॉप टॉप के ऊपर होता है। तो जो सबसे ऊपर, अगर हम इस तरीके से बात करें तो जो आपका एपिकल मेरिस्टम होता है सबसे आगे की तरफ होता है, और यह प्लांट के अंदर किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? उनकी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, राइट, और उनकी लंबाई बढ़ने के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये कहाँ पर होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन लेंथ ऑफ स्टेम, ब्रांचेस एंड रूट्स। तो यह मेरिस्टम मुख्य और प्रसारवों, अंकुरों और जड़ों के शिखाओं पर स्थित होते हैं। यह कोशिकाएं तने, शिखाओं और जड़ों की लंबाई में वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो इनकी कोशिकाएं जो एपिकल मेरिस्टम होते हैं, ये क्या करते हैं? ये ग्रोथ करते हैं और लंबाई के लिए जिम्मेदार होते हैं। अब दूसरा आता है इंटर कैलरी मेरिस्टम, अंतर्वर्ती। तो आपको पता होगा इंटर कैलरी यानी किसी के बीच में आने वाला, तो इंटर कैलरी। दिस टाइप ऑफ मेरिस्टम आर फाउंड एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स। तो यह है, इस प्रकार के मेरिस्टम पत्तियों के आधार पर, यानी जो आपकी लीव्स हैं उनके बेस पर और इंटरनोड्स पर पाए जाते हैं, है ना, फाउंड एट बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटरनोड्स। दीज सेल्स ग्रो फास्ट, और यह बहुत ज़्यादा ग्रो कर, बहुत जल्दी ये कोशिकाएं तेजी से बढ़ती हैं और जल्द ही, एंड सून चेंज इनटू परमानेंट टिश्यू, और ये स्थायी उत्तवक में बदल जाती है। तो पहले ये क्या होती है? टेम्पररी, टेम्पोररी, और उसके बाद ये किस में बदल जाती है? परमानेंट में बदल जाती है, ठीक है। तो ये जो है आपके क्या होता है? इंटरकैलेनरी मेरिस्टम। और इंटरकैलेनरी मेरिस्टम क्या होता है? कहाँ पर ये पाया जाता है बताइए ज़रा। इंटरकैलेनरी मेरिस्टम जो है बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स पे पाए जाते हैं। अब आता है लेटरल मेरिस्टम। तो लेटरल मेरिस्टम क्या होता है? प्रसारवक उत्तवक क्या होता है? दिस टाइप ऑफ टिश्यूज आर फाउंड अलोंग द साइड्स ऑफ सेंट्रल एक्सिस ऑफ द प्लांट। तो ये जो है सेंट्रल एक्सिस है, जो प्लांट का जो केंद्रीय अक्ष होता है उसके अगल बगल में पाए जाते हैं, उसके साइड में देखने को आपको मिलेंगे। कौन से? लेटरल मेरिस्टम। यह प्रकार के उत्तवक पौधे के केंद्रीय अक्ष के बगल में पाए जाते हैं। इट गिव राइज टू वस्कुलर टिश्यूज, और यह रक्तवाहिनी उत्तवकों को उत्पन्न करता है। ईच ईयर न्यू वस्कुलर टिश्यू आर फॉर्म्ड विच अपीयर्स एज रिंग। तो प्रत्येक वर्ष रक्तवाहिनी उत्तवक बनते हैं जो छिल्लियों के रूप में दिखाई देते हैं। इट कॉज ग्रोथ इन थिकनेस ऑफ द स्टेम। तो जो थिकनेस होती है स्टेम के अंदर, जो मोटाई का काम करता है, थिकनेस का काम करता है, वो होता है हमारा लेटरल मेरिस्टम, यानी प्रसारवक उत्तवक जो है थिकनेस का काम करता है। और एपिकल मेरिस्टम क्या करता है? एपिकल मेरिस्टम आपका ग्रो, आपकी लंबाई और आगे बढ़ने का काम करेगा। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं परमानेंट टिश्यूज।
अब परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं? सब प्लांट टिश्यूज के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे परमानेंट टिश्यूज। द सेल्स ऑफ परमानेंट टिश्यू लॉस द कैपेसिटी ऑफ डिवीजन, इट अटेन अ परमानेंट शेप, साइज एंड फंक्शन। स्थायी उत्तक के कोशिकाएं विभाजन की क्षमता खो देती हैं, यह एक स्थायी आकार और शेप, साइज, आकार, विकार के कार्यों का प्राप्त करती हैं। तो जो परमानेंट टिश्यूज होते हैं ये क्या करते हैं? ये डिवीजन यानी ये विभाजन की जो है, इनके अंदर जो विभाजन होने की क्षमता होती है या विभाजन होने की टेंडेंसी होती है उसको ये खो देंगे। ठीक है, ये विभाजन नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से यह अब क्या करेंगे? ये परमानेंट शेप ले लेते हैं, है ना, इनका स्थायी आकार हो जाता है, विकार हो जाता है और कार्यों का प्राप्त करते हैं। द डिवीजन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द सेल्स ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यूज गिव राइज द परमानेंट टिश्यू। और जो मेरिस्मेटिक टिश्यूज हैं उनके विभाजन से और टूटने से जो उनके सेल्स हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज के, वह परमानेंट टिश्यूज में बदलते हैं। तो मेरिस्मेटिक उत्तकों की कोशिकाओं का विभाजन और विभेदन स्थायी उत्तक को उत्पन्न करता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑरिजिन परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। तो परमानेंट टिश्यूज दो प्रकार के होते हैं, उनके आधार पर, उनके मूल के आधार पर, वो कहाँ से ओरिजिन हुए हैं, कहाँ से वो प्राप्त हुए हैं। तो उनके मूल के आधार पर जो परमानेंट टिश्यूज हैं उनको दो प्रकार के होते हैं, उनको दो टाइप से बांटा गया। पहला होता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। तो क्या है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू? अब ये होता है प्राथमिक स्थायी उत्तक। दीज टिश्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो ये उत्तक शीर्ष और अंत विभाजी मेरिस्टम से उत्पन्न होते हैं। तो दीज टिश्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम एपिकल और इंटरकैलरी मेरिस्टम। तो प्राइमरी परमानेंट याद रखना है, ये सोर्स क्या है? प्राइमरी परमानेंट टिश्यूज, यही जो टेम्पररी टिश्यूज हैं ये जो होते हैं हमारे एपिकल, मेरिस्टम, लेटरल, तो यही परमानेंट में बदल जाते हैं। तो ये कहाँ से आते हैं? एपिकल से। तो ये किससे आते हैं? ये शीर्षक और विभाजी मेरिस्टम और इंटरकैलरी मेरिस्टम से ये जो टिश्यूज हैं आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू। अब सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू किससे बनते हैं? दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम लेटरल मेरिस्टम्स ऑफ कैम्बियम शेल्स। तो यह कैम्बियम कोशिकाओं के प्रसारवक मेरिस्टम से उत्पन्न होते हैं, यानी जो हमारे लेटरल मेरिस्टम्स हैं उनके कैम्बियम सेल्स के द्वारा जो है सेकेंडरी परमानेंट टिश्यूज उत्पन्न होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन परमानेंट टिश्यूज आर ऑफ टू टाइप्स। तो उनके संयोजन के आधार पर, उनके कंपोजिशन के आधार पर उनको दो प्रकार के, या आप कहें परमानेंट टिश्यूज दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सरल स्थायी उत्तक। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होता है? सिंपल परमानेंट टिश्यूज आर कंसिस्ट ऑफ सिंपल परमानेंट सेल। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यूज होते हैं यानी सरल स्थायी उत्तक, सरल स्थायी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं जो समान कार्य करते हैं, विच परफॉर्म सिमिलर फंक्शन, जो समान कार्य करते हैं। यह तीन प्रकार के होते हैं। और ये कितने प्रकार के होते हैं? यह तीन प्रकार के होते हैं। ठीक, यह तीन प्रकार के होते हैं। दीज आर ऑफ थ्री टाइप। पहला होता है पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा क्या होता है? दिस टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज थिन वॉल टिश्यूज। तो यह उत्तक बड़ी पतली दीवार वाली कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। दीज आर जनरली इन ओवल, स्फेरिकल और रेक्टेंगुलर इन शेप। तो इनकी शेप क्या होती है? ओवल होती है, स्फेरिकल होती है और रेक्टेंगुलर शेप होती है। तो ये कोशिकाएं आमतौर पर ओवल, गोल और आयताकार की होते हैं। These cells are not closely plugged together। ये कोशिकाएं कसी नहीं होती हैं, यानी ये लूज होती है। They have intercellular spaces। तो इनके पास क्या होता है? इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। तो इनमें अंतर कोशिकाएं
स्थान होता है, या फिर आप कहें अंतर कोशिकाओं में जो है जगह होती है। देयर सेल्स आर लिविंग हैविंग अ न्यूक्लियस एंड वैक्यूल्स। तो इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वह जीवित होती हैं, जिनमें एक नाभिकीय होता है यानी न्यूक्लियस होता है, और वैक्यूल्स होता है, और एक रिक्त स्थान होता है। तो वैक्यूल्स जो होते हैं प्लांट के अंदर, वह उसमें जो है पानी स्टोर करने का, जो है मिनरल्स और वाटर स्टोर करने का काम करते हैं। देयर सेल्स वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। इनकी कोशिकाएं, इनकी जो कोशिका दीवार होती है वो सेलुलोज से बनी होती है। Their cell wall is made up of cellulose. These tissues are found in the soft part of the plant and provided temporary support. तो ये जो प्लांट के जो नए जो सॉफ्ट पार्ट होते हैं, जो नरम हिस्से होते हैं, जो अभी नए नए निकले होते हैं पौधों के अंदर से, वहां पर ये पाए जाते हैं। तो ये है पौधे के नरम हिस्सों में पाए जाते हैं और अस्थायी सहारा प्रदान करते हैं, यानी ये टेम्पररी सपोर्ट करते हैं। देन उसके बाद इसमें क्या आ जाएगा, जो आपके दूसरे टिश्यूज आके इसको जो है स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देंगे, या फिर इसको जो है स्ट्रॉन्ग प्रोवाइड करेंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पैरेनकाइमेटस सेल फाउंड इन मेसोफाइल ऑफ लीव्स कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट आर कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। तो पत्तियों में मेसोफिल में पाए जाने वाले पैरेनकाइमेटस कोशिकाएं जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो जो पैरेनकाइमेटस होते हैं, जो पैरेनकाइमेटस सेल होते हैं, उनके अंदर मीजोफाइल होता है, इन मीजोफाइल्स ऑफ लीफ। तो ये पत्तियों की मीजोफाइल में पाए जाने वाले जो पैरेनकाइमेटस कोशिकाएं जिनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है और कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। तो अगर जिनकी जो पैरेनकाइमा के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा उसको बोलते हैं क्लोरेनकाइमा। और यह क्लोरेनकाइमा, देखो क्लोरोप्लास्ट हरे रंग का पिगमेंट होता है और यह प्रकाश संश्लेषण की जो है प्रक्रिया में मदद करता है। तो इट हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मदद करता है। इन एक्वेटिक प्लांट्स दीज टिश्यूज हैव लार्ज इन एयर स्पेस। तो जो जलीय पौधे होते हैं उनके अंदर यह टिश्यू जो होते हैं वो बहुत बड़े एयर स्पेस में होते हैं, यानी बड़ा हवा का स्थान होता है इनके अंदर। इट प्रोवाइड बॉयंसी टू प्लांट। हवा का स्थान का मतलब क्या है कि ज़्यादा ये खाली स्पेस होगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि इसकी जो डेंसिटी है, जो घनत्व है, वो कम हो जाएगा। वह पानी के घनत्व से कम होगा, तो इसीलिए वह ऊपर तैरता रहेगा। तो यह पौधे को तैरने की क्षमता प्रदान करता है। इट प्रोवाइड बॉयंसी टू प्लांट। हेयर इज नोन एज एरेनकाइमा। तो यहाँ पर इसको एरेन का मतलब एयर से एरेन बना, एरेनकाइमा, राइट। समटाइम दीज टिश्यूज स्टोर फूड। तो कुछ कभी कभार ये जो टिश्यूज होते हैं ये क्या करते हैं, स्टोर फूड। कभी कभार ये होता है भोजन संग्रह करते हैं। पैरेनकाइमेटस सेल्स आर फाउंड इन एपिडर्मिस कोर्टेक्स। तो जो पैरेनकाइमेटस कोशिकाएं होती हैं ये उपकला, मेजा यानी ये एपिडर्मिस कोर्टेक्स, पित्त और पल्प्स ऑफ फ्रूट यानी फलों के पल्प में पाए जाते हैं। एंडोस्पर्म्स ऑफ सीड्स, सो बीज के एंडोस्पर्म में, एंड बिटवीन मेरिस्मेटिक टिश्यूज। तो मेरिस्मेटिक टिश्यूज के बीच में भी आपको पैरेनकाइमा देखने के लिए मिलेगा, ठीक। अब आता है कोलेनकाइमा। अब कोलेनकाइमा क्या होता है, देखो दीज टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ एलोंगेटेड सेल। तो यह जो टिश्यूज होते हैं यह उत्तक लंबी कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। एलोंगेटेड का मतलब होता है जो लंबी कोशिकाएं होती हैं उनसे मिलकर यह टिश्यू आपस में यह उत्तक मिलकर बने होते हैं। देयर सेल वॉल हैव थिकनिंग एट कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज। अब इनकी जो कोशिका भित्ति होती है यानी कोशिका जो दीवार होती है, इनकी कोशिका दीवार में सेल्यूलोज के अवसादन के कारण, यानी सेल्यूलोज के ज़्यादा अवसादन के कारण कोने से मोटापा होता है। तो यानी कोनों पे इसका क्या होता है, सेल्यूलोज का जो अवसादन होता है वह ज़्यादा होता है। देयर इज नो इंट्रासेलुलर स्पेस। तो इनमें कोई आंतरिक कोशिकाएं स्थान नहीं होता। दीज आर द सेल्स लिविंग विथ प्रोटोप्लाज्म। तो यह जीवित कोशिकाएं हैं जिनमें प्रोटोप्लाज्म, नाभिकीय न्यूक्लियस और वैक्यूल यानी रिक्त स्थान होते हैं, वैक्यूल्स होते हैं। कोलेनकाइमा प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू प्लांट ऑर्गन्स। तो कोलेनकाइमा क्या करता है,
जो प्लांट की जो मैकेनिकल शक्ति है, जो स्थिरता है उसको खड़े रखने की, वह प्रदान करता है। इट इज फाउंड इन लीफ, स्टॉक एंड बिलो द एपिडर्मिस ऑफ स्टेम। तो यह पत्तियों की डंडी और तने के उपकले के नीचे पाया जाता है। तो देखा होगा, तने का उपकला हो गया, पत्तियों की जो डंडी होगी, तो ये क्या करते हैं, इनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इट हेल्प इन बीडिंग ऑफ द स्टेम विदाउट ब्रेकिंग। तो यह तने को टूटने के बिना मोड़ने में मदद करता है। तो देखो इस तरीके से जो उसके अंदर होता है ना, फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है उसके अंदर। यूजुअली दीज टिश्यूज आर एब्सेंट इन मोनोकोट स्टेम और रूट। तो यह आमतौर पर यह उत्तवक एक कोटि जो पौधे होते हैं, मोनोकोट तने और जड़ों में अनुपस्थित होते हैं। अब आ जाता है स्क्लेरन काइमा। तो ये याद रखना, पैरन काइमा, कॉलन काइमा, स्क्लेरन काइमा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। दिस इज कंसिस्ट ऑफ थिक वॉल्ड डेड सेल। तो ये जो सबसे ऊपर जो लेयर देखने को मिलेगी ना, ये स्क्लेरन काइमा होगी। यह मोटी दीवार वाली मृत कोशिकाओं से मिलकर जो है, ये मोटी दीवार जो है मृत कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, मिलकर बनता है। द हार्ड एंड थिक वॉल्स आर ड्यू टू यूनिफॉर्म डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। तो लिग्निन की वजह से जो है ये इसके अंदर कठोर और मोटापे, ये परीक्षा में पूछा गया था। कठोर और मोटी दीवारें लिग्निन के समान रूप अवसादन के कारण होती हैं। लिग्निन is a chemical substance act like cement to stick the fiber together। तो लिग्निन क्या है, एक रासायनिक पदार्थ है। लिग्निन एक रासायनिक पदार्थ होता है जो सीमेंट की तरह काम करता है और फाइबर को एक साथ चिपकता है, यानी फाइबर को एक साथ चिपकाता है। ठीक है। इट मेक दम हार्ड, और यह उन्हें कठोर बनाता है। आगे, द सेल्स आर क्लोजली पैक्ड टुगेदर। और ये जो कोशिकाएं आपस में कसी हुई होती हैं। द टिश्यूज आर प्रोवाइडेड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू प्लांट टिश्यूज। तो ये उत्तवक पौधे के भागों को मजबूती और लचीलापन प्रदान करते हैं। प्लांट पार्ट्स, दीज आर फाउंड इन स्टेम। तो ये कहाँ मिलेंगे, स्टेम में। वेन्स ऑफ लीव्स, पत्तियों के जो है नसों में। बीज में, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। तो बीज और जो नट्स होते हैं, जैसे अखरोट हो गया, बादाम हो गया, ये काजू हो गए, इनके जो नट्स होते हैं, इनकी हार्ड कवरिंग में जो है ये देखने को मिलेंगे, आवरणों में पाए जाते हैं। दीज ऑल्सो फाउंड इन हस्क ऑफ कोकोनट। तो स्क्लेरन काइमा क्या होता है, जो कोकोनट की जो छाल होती है, अगर आपने देखा होगा, छीला होगा कोकोनट, उसकी छाल और कठोरता में स्क्लेरन काइमा पाया जाता है। यील्डिंग प्लांट लाइक जूट और फ्लैक्स। तो यील्डिंग यानी जो उत्पादक, फाइबर उत्पादक प्लांट है, अलसी, जैसे अलसी फाइबर उत्पादक पौधों में पाया जाता है। इट फॉर्म आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ प्लांट। तो यह पौधे की बाहरी सुरक्षात्मक कवच जो है परत बनाता है। अब आते हैं अगले कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो ये आपके थे, अब अगले आएंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। सिंपल परमानेंट के बाद कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। अ ग्रुप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स, है ना, एक ग्रुप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। तो किसी ग्रुप में एक से ज्यादा टाइप के अगर सेल होते हैं, विच परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, और वे सभी समान कार्य करते हों, उनको क्या बोलते हैं आप, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। समान कार्य करने वाले एक अधिक प्रकार की कोशिकाओं का समूह जटिल स्थायी उत्तवक कहा जाता है। तो इन्हें क्या कहा जाता है, जटिल स्थायी उत्तवक कहा जाता है। और यह दो प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है जाइलम, ये होता है आपका, पहला होता है जाइलम। जाइलम क्या होता है, देखो, जाइलम इज ऑल्सो कॉल्ड एज वुड। तो जाइलम को वुड या लकड़ी कहा जाता है। इट इज कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ वस्कुलर प्लांट विच कंडक्ट वाटर एंड इनऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, जिसे आप मिनरल्स कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जाइलम का रोल क्या होता है। जाइलम को लकड़ी भी कहा जाता है। यह पादप का संरचन उत्तवक होता है जो पानी और अजैविक विलायनों को संचलित करता है। तो जाइलम क्या लेके जाता है, वाटर एंड मिनरल, ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, वाटर और मिनरल्स को जो है ट्रांसपोर्ट करता है, ले जाने का कार्य करता है।
दिस मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल। तो यह 4 प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है। तो अब हम देखते हैं कौन सी इसके अंदर कोशिकाएं होती हैं। सबसे पहले आता है ट्रैकेट्स। ट्रैकेट्स क्या है? ट्रैकेट्स आर एलोंगेटेड ट्यूब लाइक डेड सेल्स विद टैपरिंग एंड्स। तो ट्रैकेट्स क्या है? ट्रैकेट्स लंबे नीलदार मृत कोशिकाएं होती हैं जिनके छोर टेपरिंग होते हैं। तो जिनके छोर पे क्या होता है? टेपरिंग होता है। द वॉल्स आर हार्ड एंड लिग्निफाइड बट नॉट थिक। तो इनकी दीवारें कठोर और लिग्निफाइड होती है लेकिन मोटी नहीं होती। इट इनक्लोज अ वाइड एम्प्टी ल्यूमेन। यह एक विस्तृत खाली ल्यूमेन को घेरती है। दे आर प्लेस्ड वन अबव एंड अदर। वे एक के ऊपर एक रखे जाते हैं। दे आर अरेंज पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस। वह लंबे अक्ष में समानांतर व्यवस्थित होते हैं। देयर एंड वॉल्स आर perforated by presence of bordered pits which permit the flow of water from one cell to another. उनकी अंत की दीवारें बॉर्डर्ड पिट्स की उपस्थिति में छिद्रित होती हैं जो एक कोशिकाओं से दूसरी कोशिकाओं में पानी की प्रवाह की अनुमति देती हैं। The main function of trachete is to conduct water and minerals from root to leaves. तो ट्रैकेट्स का मुख्य कार्य जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज का जो है संचालन करना होता है। अब अगला जो टिश्यू है जिससे वो अगला जो सेल है वो बने होते हैं वो है जाइलम। देखिए जाइलम किससे बना होता है? जाइलम वेसल्स आर डेजिग्नेटेड एज लॉन्ग ट्यूब मेड अप ऑफ नंबर ऑफ ड्रम शेप्ड शेल। तो जो जाइलम सेल्स होते हैं आर डेजिग्नेटेड एज अ लॉन्ग ट्यूब मेड अप ऑफ नंबर ऑफ ड्रम शेप्ड सेल। तो जाइलम वेसल्स एक लंबी नली के रूप में डिजाइन किए गए हैं जो कई ड्रम आकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। राइट, आगे these cells are placed one above the other with their perforated or dissolved end walls. यह कोशिकाएं एक के ऊपर एक रखी जाती हैं जिनकी अंत की दीवारों छिद्रित होती हैं या विलीन होती है। तो इनकी जो दीवारें होती हैं, जो अंत की जो वॉल होती हैं, उनमें क्या होता है? छेद होता है। राइट, छेद होने के पीछे का कारण क्या है? क्योंकि आपको पता है ये क्या करेंगे? ये ट्रांसपोर्टेशन का काम करेंगे। ईच सेल इज सीन एज सर्कुलर। और हर एक सेल कैसा होता है? सर्कुलर। प्रत्येक कोशिकाओं को वृत्ताकार, ओवल, अंडाकार और पॉलीगोनल इन क्रॉस सेक्शन विद वेरी वाइड ल्यूमेन या बहुभाजीय में विस्तारित ल्यूमेन के साथ देखा जाता है। These cells, these are the dead cells losing their protoplasm with thick lignin wall. तो यह मृत कोशिकाएं होती हैं जिनका एक प्रोटोप्लाज्म लिग्निन दीवार के साथ खो देती हैं। वेसल्स वास्कुलर पौधों के मुख्य संचालन उत्वक होते हैं जिसे विशेष रूप से एंजियोस्पर्म्स में कहा जाता है। वेसल्स आर द चीफ कंडक्टिंग टिश्यूज ऑफ वास्कुलर प्लांट। तो यही वेसल्स जो होते हैं, यही प्लांट का जो वाटर है, जो मिनरल्स है, उन्हें लेकर कहा जाता है और इनको हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं। फंस आर द वास्कुलर प्लांट बट दे डू नॉट हैव वेसल्स। तो जो फंस है ना वो वास्कुलर प्लांट है बट उनके पास वेसल्स नहीं होते, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर डेवलप फ्रॉम द सेम मेरिस्मेटिक टिश्यूज एज अदर जाइलम सेल्स। तो जो जाइलम फाइबर होता है, तो जाइलम फाइबर अन्य जाइलम कोशिकाओं की तरह ही मेरिस्मेटिक उत्वक से विकसित होता है। तो यानी जो इस मेरिस्मेटिक टिश्यूज से जाइलम के जो बाकी के सेल्स बने हैं उसी तरीके से जाइलम फाइबर भी उसी मेरिस्मेटिक टिश्यूज से बना है। दे हैव लिग्निफाइड वॉल विद नैरो ल्यूमेन। तो उनकी लिग्निफाइड दीवार के साथ संकीर्ण ल्यूमेन होता है। दीज सेल्स आर लॉन्गर देन ट्रैकेट्स। तो ये ट्रैकेट से लंबे होते हैं। विद टेपर्ड एंड। तो ये कोशिका ट्रैकेट से लंबे होते हैं जिनके छोर टेपरिंग होती है। जाइलम फाइबर प्रोवाइडेड सपोर्ट टू द प्लांट। और जाइलम फाइबर पौधे को सहारा देने का काम करते हैं। अब आता है आपका जाइलन काइमा और जाइलन पैरेनकाइमा। ठीक, फिर आएगा फ्लेम। दिस इज मेड अप ऑफ
thin-walled living parenchymatous cells. It help in lateral conducting of water. तो ये किससे बना है? यह पतली दीवार वाली जीवित पैरेनकाइमेटस कोशिकाओं से बनी होती है। यह पानी के प्रवाह में सहायता करती है, यानी कंडक्टिंग, लेटरल कंडक्शन, प्रवाह में सहायता करती है। इट ऑल्सो हेल्प इन स्टोरेज ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फैट। और यह खाने को संग्रहित करने में या भंडारण करने में मदद करती है। किसकी फॉर्म में या किसके रूप में? स्टार्च और वासा, यानी स्टार्च और वसा के रूप में, फैट के रूप में। यह स्टार्च और वसा के रूप में खाद्य का भंडारण करने में भी सहायता करती है। फाइलम। अब आता है नेक्स्ट जो टिश्यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यूज में। आपने जाइलम पढ़ लिया, अब आता है फ्लोएम। फ्लोएम क्या होता है? देखो, जाइलम वाटर और मिनरल लेके जा रहा था, तो फ्लोएम क्या लेके जाता है? पौधों के अंदर खाना, फूड। फ्लोएम बोला जाता है तो फासे फ्लोएम, फासे फूड, फूड याद रखेंगे इस तरीके से। फ्लोएम इज द फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ वस्कुलर प्लांट। तो फ्लोएम वस्कुलर पौधे में खाद्य संचालन उत्तवक होते हैं। फूड कंडक्टिंग टिश्यू ऑफ वस्कुलर प्लांट। फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल। तो फ्लोएम भी 4 प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं। कौन सी कोशिकाओं से बने होते हैं ये देखते हैं। पहला आता है सीव्स एलिमेंट्स, छननी तत्व। Sieve elements are the collection of thin-walled elongated cell placed end to end forming जो है ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर बनाए जाते हैं, नलीय संरचना करते हैं। तो छननी तत्व पतली दीवारों वाले लंबवत कोशिकाओं से, किससे? लंबवत कोशिकाओं का संग्रह होता है जो नलीय संरचना बनाने के लिए एक के बाद एक रखे जाते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज सीव ट्यूब्स। तो और इसको और क्या कहा जाता है? इनको छननी ट्यूब भी कहा जाता है। दीज आर द लिविंग सेल्स विदाउट न्यूक्लियस। तो ये वो जीवित कोशिकाएं हैं इन जिनकी नाभिका नहीं होती। ये नाभिका के बिना जीवित कोशिकाएं होते हैं। द सेल वॉल बिटवीन टू एडजेसेंट सेल्स हैविंग लार्ज नंबर ऑफ पोर्स नोन एज सीव प्लेट। तो 2 सिटी हुई कोशिकाओं के बीच की कोशिका दीवार में छननी प्लेट कहलाने वाली बड़ी संख्या में छिद्रित होते हैं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पोर्स इन द सीव प्लेट, साइटोप्लाज्म ऑफ सेल इज कंटिन्यूअस फ्रॉम वन सेल टू नेक्स्ट। तो छननी प्लेट में छिद्रों की उपस्थिति के कारण कोशिकाओं को साइटोप्लाज्म में एक कोशिका से अगली कोशिका में निरंतर होता है। The main function of sieve element is translocation of organic solutes from leaves to different part of plant. तो छननी तत्व का मुख्य कार्य पौधे के विभिन्न हिस्सों में पत्तियों से कार्बनिक विलायन के स्थानांतरण होता है। कंपेनियन सेल। अगला आता है साथी कोशिकाएं, कंपेनियन सेल। These are the living cells associated with sieve tubes. तो अब इनको कंपेनियन सेल क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये sieve ट्यूब के साथ क्या होते हैं? एसोसिएटेड होते हैं। कंपेनियन सेल्स हैव थिन वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, एक्टिव प्रोटोप्लाज्म विद न्यूक्लियस। तो सभी कोशिकाओं में सेलुलोज से बनी पतली दीवार, सक्रिय प्रोटोप्लाज्म और नाभिकिया होते हैं। These are a common wall between a companion cell and sieve tube having pit. तो ये सभी साथी कोशिकाएं छननी ट्यूब के बीच एक समान दीवार होती है जिनमें गड्ढा होता है। प्रोटोप्लाज्म ऑफ सीव ट्यूब एंड कंपेनियन सेल आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू पिट। और सभी साथी कोशिकाएं और प्रोटोप्लाज्म गड्ढे के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कंपेनियन सेल आर एब्सेंट इन पेट्रोडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो साथी कोशिकाएं और पेट्रोफाइटा और जिम्नोस्पर्म्स में अनुपस्थित होते हैं। फॉलन पैरेनकाइमा, दीज आर द लिविंग पैरेनकाइमेटस सेल्स। तो ये इनको लिविंग या जीवित पैरेनकाइमेटस कोशिकाएं कहा जाता है। दीज सेल्स आर एलोंगेटेड विद राउंड एंड्स हैविंग सेलुलोज वेल्स। तो ये कोशिकाएं लंबवत होती हैं जिनके अंत में गोल होते हैं और इनमें सेलुलोज की दीवार होती है। तो जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। दीज सेल्स स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च एंड फैट। तो ये कोशिका खाद्य पदार्थ स्टार्च और वसा के रूप में संग्रहित करती है।
It is found in most of the dicotyledonous angiosperms and Pteridophytes help in translocation of food. तो यह एंगियोस्पर्म्स और एप्ट्रोफाइडिस में पाया जाता है जो खाद्य पदार्थों में स्थानांतरण में मदद करता है। अब आता है फोलेम फाइबर। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड बास्ट फाइबर, तो इनको हम बास्ट फाइबर भी कहा जाता है। फोलेन फाइबर आर डेड स्क्लेरेनकाइमेटस सेल्स। तो फ्लोरेन फाइबर क्या होते हैं? ये मरे हुए स्क्लेरेनकाइमेटस कोशिकाएं होती है। दीज आर एलोंगेटेड लिग्निफाइड सेल्स विद सिंपल पिट्स। यह लंबवत लिग्निफाइड कोशिकाएं होती है जो साधारण गड्ढे होते हैं। एंड ऑफ द सेल्स में हैव पॉइंटेड और ब्लंट, तो इनके जो कोशिकाओं के अंत होते हैं नोकदार या मोटे हो सकते हैं। These are non-living cells which provide mechanical support and rigidity of plants. और ये क्या होते हैं? यह कोशिकाएं, यह गैर जीवित कोशिकाएं होती हैं जो पौधे को मैकेनिकल समर्थन और कठोरता प्रदान करती हैं। इन एडिशन टू दीज टिश्यूज, इस पे अब आता है हमारा सिक्रेटरी टिश्यूज। सिक्रेटरी टिश्यूज क्या होते हैं? इन एडिशन टू दीज टिश्यूज, स्पेशल टिश्यूज आर फाउंड इन प्लांट विच आर सिक्रेटरी इन फंक्शन। तो इन तत्वों के अतिरिक्त पौधों में विशेष ऊतक पाए जाते हैं जो रिसावन की कार्य करते हैं। दीज टिश्यूज सीक्रेट लेटेक्स, तो ये क्या होता है? इनसे लेटेक्स निकलता है, गम निकलता है, रेजन्स, ऑयल निकलता है। तो यह लेटेक्स गोंद, राल और तेल आदि का जो है रिसावन करते हैं। टिश्यू सिक्रेटिंग लेटेक्स आर कॉल्ड लैक्टिफेरियस एंड दो सिक्रेटिंग ऑयल्स, रेजन्स एंड आर ग्लैंडोलोरल। तो जो लेटेक्स रिसावन करने वाले तत्वों को लैक्टिफेरस कहा जाता है और तेल, राल और रिसाव करने वालों ग्रंथियों, इनको क्या कहा जाता है? इनको ग्रंथियां बताया जाता है। रोज एंड सिट्रस प्लांट सीक्रेट ऑयल, तो देखो गुलाब रोज ऑयल आता है, और जो सिट्रस जो खट्टे फल वाले जो प्लांट होते हैं उनमें से ऑयल निकलता है। और वाइल गम इज सीक्रेटेड बाय कॉन्फीरियस ट्रीज, और जो गम होती है, गोंद होती है, वो कुंधारी वृक्षों द्वारा रिसावित की जाती है। कॉर क्या होता है? एज अ रूट स्टेम ग्रो ओल्डर, जब जड़े और तने बुढ़ापे में प्रवेश करते हैं। एट द पेरीफेरी डिवाइडेड एंड फॉर्म कॉर्क सेल, तो परिधि के उत्तक विभाजित होते हैं और कॉर्क कोशिकाएं बनाते हैं। कॉर्क सेल आर डेड सेल एंड अरेंज कंपैक्टली विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। तो कॉर्क कोशिकाएं मरी हुई होती हैं और यह इंटरसेलुलर स्थानों में बनी संकुचित रूप से व्यवस्थित होती हैं। द प्रोटेक्टिव नेचर ऑफ कॉर्क इज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सबरिन ऑन द वॉल। तो जो कॉर्क कोशिकाओं में मरी हुई होती हैं और इंटरसेलुलर स्थानों पर संकुचित रूप से व्यवस्थित होती हैं। कॉर्क का सुरक्षात्मक प्रकृति का कारण होता है सुबेरिन की दीवार पर जमाव। सुबेरिन इज अ waxy substance which make the wall of cork cell impervious to gases and water। तो जो सुबेरिन होता है उसकी एक मोमीय पदार्थ होता है जो कॉर्क की कोशिकाओं के दीवार और गैसों को पानी के प्रति अप्रवेश्य बनाता है, यानी अब ये जो है आना जाना नहीं हो सकता। ड्यू टू दिस इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर बॉटल स्टॉपर, और यह बॉटल के स्टॉपर के रूप में भी लगाया जाता है, आपने देखा होगा। सेकेंडरी ग्रोथ, an increase in the thickness of the stem and roots of vascular plant by the activity of cambium is called secondary growth। तो एक पारदर्शी पौधे के तने और जड़ों में मोटाई में कैम्बियम की गतिविधि द्वारा वृद्धित को माध्यमिक वृद्धित कहा जाता है। It is seen most of the dicotyledons and gymnosperms but not in monocotyledons। तो यह अधिकांश द्विबीजपत्री और जिम्नोस्पर्म में देखा जाता है, लेकिन मोनोकोटिलेडोनस यानी एक ही बीज प्रति में नहीं देखा जाता। एनुअल रिंग, ये लास्ट। द कैम्बियम एक्टिविटी वेरीज ग्रेटली ड्यू टू चेंज इन क्लाइमेट। तो जो कैम्बियम वातावरण में परिवर्तन के कारण कैम्बियम गतिविधि में बहुत अधिक अंतर आता है। इन ऑटम जाइलम एलिमेंट्स रिमेन कॉम्पैक्ट एंड डेवलप थिक वॉल एंड नैरो ल्यूमेन। तो शरद ऋतु में जाइलम तत्व संकुचित रहते और सिंकरण ल्यूमेन के साथ मोटीदार विकसित जो मोटी दीवार है उसको विकसित करते हैं। द बैंड ऑफ फाइलम इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ऑटम सीजन इज कॉल्ड ऑटम वुड। तो शरददार ऋतु में उत्पन्न हुई जाइलम की पट्टी को शरद वन कहा जाता है। इन स्प्रिंग सीजन ड्यू टू
Active translocation and ascent of scap cambium produce thin walled with wide lumen xylem element। तो वसंत ऋतु में सक्रिय ट्रांसलोकेशन और रस की चढ़ाई के कारण कैम्बियम ने, रस मतलब यहाँ पर क्या है, वाटर, कैम्बियम ने चौड़े ल्यूमेन के साथ पतली दीवारें वाली जाइलम जो है तत्व को उत्पन्न किया है। दिस बैंड ऑफ जाइलम इज कॉल्ड स्प्रिंग वुड। और इन पट्टी को जो है स्प्रिंग वुड यानी वसंत वन कहा जाता है। टू बॉन्ड ऑफ जाइलम प्रोड्यूस्ड इन एन ईयर कॉल्ड एनुअल रिंग। तो इस प्रकार दो पट्टियां जो है एक वर्ष में जो है किसी पौधे से या जाइलम द्वारा जो है प्रोड्यूस करी जाती है, तो उनको वार्षिक छाल कहा जाता है। डिटरमाइनिंग द एज ऑफ प्लांट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग इज कॉल्ड डेंड्रोकोरोनोलॉजी। तो जो वार्षिक छाल अगर आप गिनेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा। मान लो किसी पौधे पे वार्षिक छाल है 4, तो एक साल में 2, तो 2 साल में 4, तो पौधे की आयु कितनी हुई 4। किसी पे वार्षिक छाल है 400, तो पौधे की आयु कितनी हुई 200 साल। तो इस प्रकार पौधे की आयु गिनी जाती है और इसको बोलते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी का मतलब होता है नंबरिंग। तो यहाँ पर हमारा प्लांट इश्यूज खत्म हुआ और ये परीक्षा के तौर पर जो है इम्पोर्टेंट होता है, और जितने भी इम्पोर्टेंट प्लांट इश्यूज है हमने यहाँ पर इन सबको कवर किया। ये सब आपको जो है पढ़ने हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप सभी का शुक्रिया आज के लेक्चर में उपस्थित होने के लिए। आपसे मुलाकात होती है अगले लेक्चर में, बाकी की बातें हम करेंगे अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद आप सभी का।